नमस्कार मित्रों, लीगल एंड लॉजिकल विज़न यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। इस चैनल पर हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णयों की चर्चा करते हैं और साथ में ही ऐसे विषयों की भी चर्चा करते हैं जिनके कि जनता पर व्यापक प्रभाव या जिनके दूरगामी परिणाम होने होते हैं। तो इसी संदर्भ में आज हम जिस विषय को लेकर के आए हैं वो है पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक, और जिसका लगभग सभी सरकारी कर्मचारियों पर और बैंक कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ता है। तो मेरा अनुरोध है कि जो कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, जो सरकारी नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या जो पुलिस की नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। साथ में ही सारे बैंक अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी है। तो मेरा अनुरोध है कि वो थोड़ा इसको ध्यान से देखें, अपना व्यस्त समय में से समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा देखें और उनको जो उचित समझ में आए वो अपने अधिकारियों को फॉरवर्ड करें, अपने यूनियन के लीडरों को फॉरवर्ड करें, जिससे कि इसका कुछ समाधान निकल सके। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। दो जजमेंट एक ही विषय को लेकर के आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए। एक जजमेंट दिया उन्होंने 8 अगस्त 2023 को, जिसमें आदरणीय गवई साहब और JB पारदीवाला साहब ने जजमेंट दिया है। एक जजमेंट आया है 15/6/2023 को, वो जजमेंट दिया है V रामासुब्रमण्यम और पंकज मिथल जी की पीठ ने। तो हम पहले जजमेंट पर चर्चा कर रहे हैं। उसका केस बताते हैं आपको जून का, कि श्रीनिवास रेड्डी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, ओवरसीज ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद, इन्होंने जो अपील की थी उसके संदर्भ में जजमेंट आया है इनका 15 जून 2023 को। केस क्या था कि रेड्डी साहब ने 22.5 करोड़ रुपए का एक लोन सेंक्शन करवाया था अपने यहाँ कॉर्पोरेट लोन के अंतर्गत श्रीटेक कंपनी को, स्वैन जेनेटिक कंपनी को। और उस कंपनी ने ये कहा था कि हम इस कॉर्पोरेट लोन में जो आप हमें लोन दे रहे हैं, इससे हम मशीनें खरीदेंगे और मशीन खरीदने के बाद इसका प्रोडक्शन करेंगे। तो इसलिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए रॉ मटेरियल के और 20 करोड़ रुपए की सीसी लिमिट, 25 करोड़ रुपए सीसी लिमिट में अलग से मांगी थी। बाद में ये ज्ञात हुआ कि मशीनें खरीदी ही नहीं गई और इसी बीच में इनके जो RMME थे कप्पा श्रीनिवासन, उन्होंने 10 करोड़ रुपए सीसी लिमिट रिलीज़ करने के लिए रिकमेंडेशन दे दी और जिस पर रेड्डी साहब ने उसको अलाउ कर दिया और वो 10 करोड़ रुपए पार्टी निकाल करके ले गई। तो ये केस जो है वो CBI के पास चला गया। तो CBI ने इस केस को 2013 में अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लिया और उसकी उन्होंने चार्जशीट लगा दी। CBI ने पूरी जांच करने के बाद 2014-15 में तो उन्होंने इसमें रेड्डी साहब को भी अपराधी बनाया और कप्पा श्रीनिवासन जी को भी, RMME को भी अपराधी बनाया। इसके अलावा उन्होंने उनके कंपनी के डायरेक्टरों को भी अपराधी बनाया। तो ये जो केस हुआ ये 120B, 420, 468 और 471 धाराओं के अंतर्गत, IPC की धाराओं के अंतर्गत, साथ में PC एक्ट 13(1) और 13(2) लगाया गया। अब मैं अपनी दर्शकों की स्पष्टता के लिए थोड़ा सा बता दूं कि IPC 1860 एक्ट है, जिसमें कि इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसमें केस चलता है। और ये जो PC एक्ट था ये विशेष रूप से भ्रष्टाचार निवारण के लिए बनाया गया था। ये 1945, 1947, उसके बाद तमाम बार इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। ये PC एक्ट का बनाने का उद्देश्य ये था कि सरकारी जो अधिकारी होते हैं, जो लोक सेवक होते हैं, इनकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, इनका उत्तरदायी ज़्यादा होता है, इनके ऊपर सरकारी संपत्ति का दारोमदार ज़्यादा होता है, इनके पास अधिकार ज़्यादा होते हैं। तो ये कभी भी किसी भी समय जो है वो लोभ में आकर के दुरुपयोग कर सकते हैं और अनुचित तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। तो उस लाभ को रोकने के लिए ये PC एक्ट लाया गया था, जिसका कि 1988 में जो है वो अंतिम संशोधन था और 2018 में अभी लेटेस्ट लाया गया, जुलाई 2018 में।
उसमें एक धारा है 19। तो 19 जो धारा है वो ये कहती है कि किसी भी लोक सेवक का, पब्लिक सर्वेंट का, जब भी आप किसी भी अपराध के लिए जो है वो मुकदमा चलाएंगे तो उसके पहले उसकी नियोक्ता से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस केस में भी सीबीआई ने अपनी सीबीआई रिपोर्ट दाखिल की सीजीएम के पास, और सीजीएम ने कहा कि नहीं साहब, ये तो ऑफिशियल जो है डिसीजन लिए गए थे, और उस पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। लेकिन अब सीबीआई और बैंकों के बीच में जो इस तरीके के झंझट पड़ते हैं, उस पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो हमारा सतर्कता आयोग है, वो इंटरफेयर करता है। तो उसने दोनों की बात सुनी, और बात सुनने के बाद अंततः किसी भी तरीके से आप कह लें कि ये दोबारा दूसरे वाले मामले में दोबारा जो है वो सीबीआई के दबाव में या अन्य किसी परिस्थितिवश सीजीएम ने दूसरी बार में परमिशन उनको दे दी। पहली बार डिक्लाइन की 19 में, और दूसरी बार परमिशन दे दी। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि जो 2018 का कानून लाया गया, उसमें एक नई धारा जोड़ी गई है 17A। वो 17A ये कहती है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अगर आप मुकदमा चलाने के सोच रहे हैं, एफआईआर हुई है, और उसमें अगर आपको जांच भी करनी, तो उन्होंने 3 शब्द लिए हैं उसमें: इंक्वायरी, ई वाली इंक्वायरी, आई वाली इंक्वायरी, और इन्वेस्टिगेशन। तो अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आपको किसी भी तरीके से चलाना है तो आपको नियोक्ता से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, उसका कारण बताते हुए कि हम इस वजह से ये कर रहे हैं। और 19 से जो है, जब आप मुकदमा दाखिल करेंगे तो कोर्ट में आपको जमा करना पड़ेगा कि नहीं साहब, हमने मुकदमा चलाने की भी अनुमति ले ली है। तो 2 तरीके से शेल्टर दिया, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी वाले होते हैं। तो सरकार भी जो है इनको संरक्षण देना चाहती थी, सरकारी अधिकारियों को, लोक सेवकों को, कि इनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, इनके ऊपर दबाव बहुत पड़ता है, और अगर ये काम नहीं करते हैं तो दबाव में लोग तमाम तरीके के मुकदमे, झूठे मुकदमे लिखा देते। तो उन सब से बचने के लिए सरकार ने इनको एक शेल्टर प्रदान किया। तो शेल्टर के रूप में उन्होंने पीसी एक्ट की धारा 17 और 19 लगाई। तो ये स्पष्ट हो गया आपको। अब चूँकि सीजीएम ने पहली बार में 19 में डिक्लाइन कर दिया था, मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार में जारी कर दिया था, तो ये फिर हाई कोर्ट चले गए रेड्डी साहब कि नहीं साहब, ये जो है वो इन्होंने मना कर दिया था और इस तरीके से दोबारा में ये दे दिया है इन्होंने, तो ये गलत तरीके से दिया है। तो हाई कोर्ट ने उनकी बात को मान लिया कि जब एक ही विषय में जो तथ्य थे, तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आपने जब मना कर दिया था, तो उसको दोबारा जो है आप अनुमत नहीं कर सकते। वो हाई कोर्ट ने नहीं माना और कह दिया कि ठीक है, हम आपको पीसी एक्ट के सारे जितने भी आपके ऊपर चार्जेस लगे हैं उन सब से आपको मुक्त करते हैं। लेकिन आईपीसी के जो चार्जेस लगे थे, 120B षड्यंत्र का होता है, 420 फ्रॉड और चीटिंग का होता है, 468 और 471 जो है वो छेड़छाड़ का प्रतिभूतियों में और इसमें बदलने का, इस तरीके से ये अपराध है, इसमें हम आपको नहीं देंगे। मतलब अनुमति, कोर्ट को जो है वो अधिकार है स्पेशल जज को कि वो इसके खिलाफ मुकदमा चलाए। तो रेड्डी साहब फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये बात कही कि साहब हम पब्लिक सर्वेंट हैं और पब्लिक सर्वेंट के लिए धारा 197 197 आईपीसी की जो धारा है 197, इसमें दिया हुआ है कि आपको सरकार से या राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी पब्लिक सर्वेंट के लिए। उन्होंने कहा कि ये पब्लिक सर्वेंट डिफ़ाइन किया गया है, पीसी एक्ट में भी डिफ़ाइन किया गया है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 46A में भी बैंक को जो है वो लोक सेवक डिफ़ाइन किया गया है। और उसमें तो कहा भी गया है कि नहीं, आईपीसी वगैरह के लिए भी जो है लोक सेवक माने जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। इसलिए नहीं माना कोर्ट ने कि आईपीसी की धारा 197 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि साहब जो राज्य या केंद्र के द्वारा ही अपनी नौकरी से हटाए जा सकते हो, वही जो ऐसे सारे के सारे लोक सेवक जो हैं वो उन्हीं को अनुमति दी जा सकती है। तो ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि आप लोक सेवक की परिधि में आते हैं, ऑल दो यू कम अंडर द परव्यू ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लेकिन ये जो धारा है वो अनुमति नहीं दे रही है।
फिर उन्होंने उसको जो है वो डिक्लाइन कर दिया कि नहीं साहब ये हम नहीं मानेंगे। इसमें सबसे मज़ेदार विषय जो है वो मुझे जो लगा जजमेंट पढ़ने के बाद, कि इसमें बैंक की तरफ से जो वकील थे उन्होंने भी कहा कि साहब जब सीबीआई ने हमसे अनुमति मांगी थी तो उसने खाली 19 की मांगी थी, और उसने पहले वाले का जिक्र नहीं किया परमिशन का कि डिक्लाइन हुई, तो उसने कहा 19 की जो परमिशन मांगी थी वो हमने दे दी थी, और 197 की परमिशन जो थी वो हमसे नहीं मांगी गई थी और ना हमने दी, ना उसका जिक्र किया गया था। साथ में बैंक के तरफ से जो वकील खड़ा हुआ उसने ये भी कहा कि साहब जो इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुआ था उसमें इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग दी गई थी कि क्यों, और इनको चार्जशीट शोकाज नोटिस दिया गया था, इनको चार्जशीट दी गई थी कि क्यों ना आपको अनबिकमिंग ऑफिसर माना जाए, मतलब करने के लिए जो रूल है स्टेट बैंक ऑफिसर्स रूल है उसमें। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साहब इनको दंड नहीं दिया गया था, इनको एडमिनिस्ट्रेटिव वार्निंग भी एक तरीके का दंड है, और इनको ऑफिसर हटाने के जो हमारी प्रक्रिया है उसमें ये इनको दंड दिया गया था इन्वेस्टिगेशन और इंटरनल इंक्वायरी करने के बाद। तो ये बड़ा मतलब एक अजीब सा मामला था कि बैंक अधिकारी के विरुद्ध ही जो है वो बैंक चली गई, जबकि उसने उसको डिक्लाइन किया था। लेकिन हाँ, बाद में उसको जो है उन्होंने कर लिया, तो हो सकता है इस वजह से गई हो, लेकिन ये बैंक वालों का अपना समझने का विषय है। लेकिन हाई कोर्ट ने नहीं माना था, ये भी देखिए ये बहुत नोट करने वाली बात है कि हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना कि जब आपने निर्णय एक बार में ये दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की बात को माना कि जब आपने निर्णय एक बार में ये दे दिया कि नहीं साहब इसमें जो है वो आपराधिक केस नहीं बनता है, और ये जो है डिसीजन लिए गए थे संस्थान के हित को देखते हुए, जो पॉलिसी है उसको देखते हुए, नीति को देखते हुए, तो फिर आपको दोबारा जो है वो नहीं देना चाहिए था। इसको उन्होंने मान लिया कि दोबारा का जो दिया परमिशन दी गई है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की, उसको हम नहीं मानते। अब इसी में हम आपको दूसरे जजमेंट की तरफ लेकर के चलते हैं, जो 15 जून 2023 को दिया गया। ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, वो भी PSU है, उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री निवासलू के विरुद्ध जो है वो CBI ने चार्जशीट की। उसमें उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि साहब जो जल विभाग था वहाँ का मद्रास का, उसने एक स्कीम निकाली थी कि हम RO के लिए जो है वो ड्राउटफुल क्षेत्रों में लोगों को देंगे, तो इनको टेंडर पास करने थे। तो भेल ने उस टेंडर पास करने के लिए जिस व्यक्ति को चुना उससे कुछ सांठ गांठ करने के बाद उसको 4 करोड़ 64 लाख रुपए एडवांस दे दिए। तो वो भी मुकदमा चला कोर्ट में, उनके खिलाफ भी जो है वो IPC की धारा 420, 120B, 420, 468 और 471 लगी। लेकिन वहाँ पर हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं साहब ये जो है वो लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं, 197 में हम इनको परमिशन नहीं देंगे। वहाँ भी श्रीनिवासलू जी ने ये बात उठाई थी कि साहब परमिशन जो है वो नहीं ली गई, क्योंकि 19 की परमिशन उनके भेल के डायरेक्टर ने नहीं दी थी, मना कर दी थी, और उसके बाद भी वो कोर्ट में गया था 197 वाला, तो वहाँ पर वो हाई कोर्ट में चले गए थे, और हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था कि ये लोक सेवक हैं और 197 में परिभाषित हैं, इसलिए जो है हम इनके खिलाफ परमिशन नहीं देंगे। तो उससे एग्रीड होकर के ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो उस मामले को अपहेल्ड किया, और ये जो ऑनरेबल जज थे V रामा सुब्रमण्यम और जज पंकज मित्तल जी की जो पीठ थी, इसने भी कहा कि नहीं साहब ये 197 में ये स्पष्ट परिभाषित है कि लोक सेवक जो सरकार द्वारा नियुक्त हैं उनको सरकार जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अनुमति उनको 197 में चाहिए मुकदमा चलाने के लिए। लेकिन देखिए बैंक को नहीं दी गई, जबकि वो भी लोक सेवक की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इसका जो मोटा सा निकल करके आया, तो इसमें मेरी चर्चा हुई। कानपुर में एक राजेंद्र त्रिपाठी जी हैं, उनसे मेरा इस संबंध में वार्तालाप हुआ काफ़ी दोनों जजमेंट्स को लेकर के। तो उन्होंने राजेंद्र त्रिपाठी जी ने ये कहा कि यदि बैंक वाले मिल करके ये सारा की सारा जो अभी नया कमेटी
गठित की गई है, स्टैंडिंग कमेटी एक बनी है जो तीनों कानून हमारे जो आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन रेजिडेंस एक्ट को बदलने के लिए लाए गए हैं 2023 में, अभी अगस्त में। इसके ब्रजलाल जी जो हैं वो कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो यूपी से डीजी थे, और इनको सबको प्रतिवेदन भेजना चाहिए, सारे बैंक के यूनियन को और सबको, कि ये अपनी जो, चूँकि जो नया वाला बन रहा है भारतीय न्याय संहिता, उसके 218 में, पुराने वाले के आईपीसी में ये 197 में, और नया वाला जो बन रहा है उसके 218 में ये प्रावधान किया जा रहा है। तो इस प्रावधान में संशोधन कर लें कि स्टेट और सेंटर के साथ साथ बैंक को भी जो है वो जोड़ लें, बैंक पब्लिक सर्वेंट्स को, तो ये सारी की सारी समस्या जो है आगे के लिए हल हो जाएगी। और साथ में उन्होंने एक बात और भी कही, जबकि मतलब मैं जानता था इस बात को। उन्होंने ये कहा कि बैंक में जो स्टेट बैंक है वो उसमें शेयर ज़्यादा है, करीब करीब 57-58% के आसपास सरकार का, पीएनबी में 73-74% के आसपास है, बैंक ऑफ बड़ौदा में करीब 64% के आसपास है, और बैंक ऑफ इंडिया में भी करीब 81-82% के आसपास है। इसके अलावा 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है 1949, उसकी धारा 46A में भी बिल्कुल इनको लोक सेवक का परिभाषित किया गया है, लोक सेवक के रूप में, और आईपीसी के लिए भी कहा गया है। लेकिन ये कैसे किस तरीके से मुकदमा लड़ा गया है बैंक की तरफ से, ये तो एक अपने आप में एक अलग बात है, लेकिन इसका एक यही तरीका है कि इसमें सुधार किया जा सके। तो मुझे लगता है कि आशा है कि ये बैंक कर्मचारियों के लिए, बैंक अधिकारियों के लिए बहुत उपयोगी है कि वो अपनी अपनी यूनियन से मिल करके इस मामले को देखें कि कैसे इसको सुधार किया जा सकता है, या वो उसमें जोड़ें। तो स्टैंडिंग कमेटी को तो कम से कम लिख ही सकते हैं सरकार की। और धन्यवाद, ऐसे ही विषयों के लिए आप मुझे लिखते रहिए। मेरी आलोचना जो है मैं ज़रूर स्वीकार करूंगा आपकी, कि मुझे ज़रूर लिखें। और चलते चलते मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मेरा उत्साह बना रहे ऐसे ही विषयों को आपके समक्ष लाने का। धन्यवाद।